हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले विद्युत मोटर का परिभाषा देखिए। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र या युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और इसी का उल्टा जनरेटर या डायनेमो होता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो या जनरेटर को हम अगले किसी वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखते हैं विद्युत मोटर के कुछ उदाहरण। तो जो इलेक्ट्रिक पंखे होंगे या कूलर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर या हेयर ड्रायर या बच्चों के खिलौने जिनमें बैटरी लगाने पर वो खिलौने इधर उधर घूमते हैं या दौड़ते हैं, उन सभी में विद्युत मोटर पाया जाता है। अब उसके बाद इसका सिद्धांत देखते हैं। तो देखिए, विद्युत मोटर के सिद्धांत को समझने के लिए आप एक प्रयोग को समझिए। ये एक यू आकार का ऐसा चुंबक लेते हैं और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, N और S। इन दोनों ध्रुव के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हमेशा N से S की ओर रहेगा, अर्थात इसमें चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ऐसा होगा। अब देखिए, यदि इन दोनों ध्रुवों के बीच से किसी चालक तार को, मान लीजिए ये एक चालक तार है AB, इसको यहाँ से गुजारा जाए और इस चालक तार में जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चालक तार में एक बल लगता है, और उस बल का दिशा किधर होगा ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम पता करते हैं इसको। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को मैं मोटर की जब क्रियाविधि समझाते रहूँगा वहाँ पे बताऊँगा कि कैसे कार्य करता है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे धारा प्रवाहित करते हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कारण इस तार पे बल लगेगा और ये तार का स्थान बदल जाता है। मान लीजिए कि तार इधर आ गया उस बल के कारण। अब देखिए, यदि हम धारा का दिशा बदल दें, यदि हम इधर से धारा को भेजें तो फिर बल का दिशा भी बदल जाता है और ये तार इस दिशा में आ जाएगा। अब यदि मैं इस तार को हटा के यहाँ पे इस तरह का तांबे की विद्युत रोधी तार से बना आयताकार कुंडली को रख दूं, देखिए इस तरह से आयताकार कुंडली है। तो इसमें देखिए, जब तार इसमें इस तरह से जुड़े होंगे और यहाँ से जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो देखिए एक दिशा में तार में धारा का प्रवाह और दूसरे दिशा में देखिए धारा का प्रवाह, अर्थात एक ही कुंडली में धारा के प्रवाह दोनों अलग अलग दिशाओं में होंगे। तब इन दोनों में अलग अलग बल कार्य करेगा। कोई बल इसको इधर धक्का देगा तो कोई बल इसको उधर देगा। दोनों बल एक साइड तो लगता नहीं, क्योंकि हम देख लिए हैं धारा का दिशा बदलने पर बल अलग अलग दिशा में लगता है। तो इसी कारण इसमें एक बल मान लेते हैं इधर लगेगा तो दूसरे में बल नीचे की ओर लगेगा, और उसी बल युग्म के कारण ये कुंडली ऐसे घूम जाता है और फिर यही क्रिया होगा, फिर ये घूम जाएगा। तो ये घूमने लगता है और यहाँ पर जो इसका विभक्त वलय है इस हिस्से पर एक धुरी लगा होता है। इस तरह से देखिए, क्योंकि विभक्त वलय भी कुंडली के साथ घूमता है, तो ये धुरी जिस पे कि हम ब्लेड लगाते हैं, पंखे का ब्लेड या मिक्सर का ब्लेड या जो भी घूमने वाला चीज़ है इसी पे लगा देते हैं, तो ये भी तेजी से उसी के साथ साथ कुंडली के साथ घूमने लगता है और विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो आप बस सिद्धांत में इसको समझ के लिखिए कि जब आयताकार कुंडली को किसी चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच रखते हैं और उस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली घूम जाता है और कुंडली के घूमने से उस पर जुड़ा हुआ धुरी भी घूम जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। अब चलिए देखते हैं विद्युत मोटर का संरचना कैसे बनता है। विद्युत मोटर की संरचना में सबसे पहले हम इसके चुंबक के ध्रुव खंडों को बना लेते हैं। ये चुंबक के शक्तिशाली ध्रुव खंड होते हैं। N और S, इनका जो अंतिम सिरा होगा ये हल्का सा वृत्ताकार होता है ताकि कुंडली आसानी से घूम सके। अब देखिए, यहाँ पे तांबे के विद्युत रोधी तार का बना हुआ आयताकार कुंडली होता है। तांबे के विद्युत रोधी तार होते हैं, उसको इस पे से कई फेरों में घुमा करके इसको बनाते हैं। इस कुंडली का नाम हम रख देते हैं A B
C और D। इस कुंडली की शक्ति को बढ़ाने के लिए तांबे के तार को नर्म लोहे के क्रोड पर लपेटा जाता है। इससे इस कुंडली की शक्ति बढ़ जाती है। तो ये हो गया क्रोड और बाहर कुंडली, दोनों को मिलाकर एक साथ आर्मेचर कहते हैं। तो ये संरचना आर्मेचर हो गया। अब देखिए, यह कुंडली इस चुंबक के लंबवत होगा। जैसे मान लीजिए ये चुंबक का ध्रुव खंड ऐसा है, तो यह कुंडली ऐसा होगा, न कि ऐसा समानांतर नहीं होगा, ये इसके लंबवत होता है। अब देखिए यहाँ पे कुंडली के लास्ट सिरे को, तो यहाँ पे विभक्त वलय जुड़ा होता है। आप किसी वलय को यदि दो बराबर भाग में से बांट दें तो ये कहलाता है विभक्त वलय। इस तरह से ये कुंडली के साथ साथ स्थायी रूप से जुड़ा होगा, अर्थात कुंडली घूमेगा तो ये भी घूमता है। तो चलिए यहां इसको बना लेते हैं। और इसका नाम दे देते हैं हम X और Y। और इस विभक्त वलय का भीतरी सतह विद्युत रोधी होता है। इस विभक्त वलय के बाहर इस तरह से ऐसे इसको बस टच किए हुए, इससे फिक्स नहीं जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जब ये घूमेगा तो मात्र इसको ये टच किए रहता है। दोनों ओर कार्बन के एक ब्रश पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे कार्बन का ब्रश को बना देंगे इस तरह से। और इन दोनों ब्रश का संबंध किसी विद्युत स्रोत से कर दिया जाता है। चलिए कुंजी हो गया, और यहाँ पे हम एक बैटरी को बना लेते हैं। इन ब्रश का नाम हम लिख देते हैं P और Q। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम कुंजी को चालू करेंगे, धारा का प्रवाह इस दिशा में ऐसे होना प्रारंभ होगा। तो जैसे कुंजी को चालू करेंगे, धारा का प्रवाह इधर से ऐसे होते हुए इस ब्रश P विभक्त वलय X से होते हुए इस दिशा में ऊपर की ओर इस तरह से A, B, C, C से D और D से होते हुए विभक्त वलय Y, Q और Q से होता हुआ ये बैटरी के दूसरे सिरे पर जाकर समाप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये बन गया इस कुंडली के जैसा। ये इसके विभक्त वलय हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। देखिए इसी के जैसा। इसमें पहचान के लिए मैं एक साइड काला कर दिया हूँ, दूसरे साइड पीला है, क्योंकि जब ये घूमेगा तो देखिए काला इधर आ गया, अर्थात ये इसके साथ घूमता है। ये ब्रश बस इसको टच किए रहते हैं, जो इधर आएगा उसको टच कर लेगा, ये फिक्स रहेगा, ये अपना स्थान नहीं बदलते। अब देखिए इसी विभक्त वलय से कोई धुरी जुड़ा हुआ होता है, और ये धुरी धातु के बने होते हैं, और ये भी इसके साथ साथ ही ऐसे घूमते हैं। तो देखिए यदि इसका भीतरी सतह विद्युत रोधी न हो, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हम धारा का प्रवाह करेंगे, ये धारा यहाँ से इस धातु से होते हुए ऐसे सीधे आगे बढ़ जाएगा, अर्थात उसको जाने के लिए ये वाला रास्ता भी मिल गया, यहाँ से भी परिपथ पूरा हो गया, शॉर्ट सर्किट जैसा हो जाएगा, तो हमारा कुंडली काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इस विभक्त वलय का जो भीतरी सतह होता है ये विद्युत रोधी होगा। और इसमें ये जो ब्रश होगा, ये ब्रश इस विभक्त वलय को ऐसे टच किए रहता है, और विभक्त वलय इसी से रगड़ा करके ऐसे घूमते रहता है। तो जैसे ही विभक्त वलय दूसरे साइड जाएगा, उसमें धारा का प्रवाह बदल जाता है। तो धारा का दिशा भी बदलने का कार्य यही विभक्त वलय करता है। तो ये तो हो गया इसका संरचना। अब इसका नामांकन कर लेते हैं। तो देखिए नामांकन में NS इसका ध्रुव खंड है, ABCD आयताकार कुंडली, XY विभक्त वलय, PQ इसके ब्रश हैं, B बैटरी और K इसका कुंजी होगा। तो इसका नामांकन हम यहाँ पे कर देते हैं। तो इस तरह से ये इसका नामांकन हो गया। चलिए चुंबक के ध्रुव खंड को इस तरह से थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अब देखिए इसके संरचना में आपको जो जो चीज़ इसमें समझ में आया है सबको लिखते जाना है, लेकिन मुख्य रूप से उन 4 बिंदुओं को, चुंबकीय ध्रुव खंड, दूसरा आयताकार कुंडली, तीसरा विभक्त वलय और चौथा कार्बन ब्रश, इनको उसकी संरचना में बताना ही बताना है। तो उन सबको वर्णन कर दीजिए, संरचना इसका बहुत आसानी से
बन जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसका क्रियाविधि को। तो क्रियाविधि को बनाने के लिए ऐसा ही चित्र एक और बनाना होगा, तो मैं उसको यहाँ पे पहले बना लेता हूँ। अब आइए इसमें हम क्रियाविधि को समझते हैं। तो देखिए पहले और दूसरे चित्र में सिर्फ इतना अंतर है कि देखिए पहले वाले चित्र में ये वाला भुजा AB भुजा इधर है, दूसरे वाले में ये ऐसे घूम करके ऐसे आ गया है, और साथ ही साथ इसके साथ विभक्त वलय भी घूमते हैं, तो विभक्त वलय भी बदल गए हैं। तो दोनों चित्र में आपको सेम बनाना है, सिर्फ आप इसमें जो इसके भाग हैं ABCD, इसको आपको DCBA करना होगा, और XY, ए साइड हमेशा X है, तो देखिए इधर आ गया तो X इधर आ जाएगा। अब देखिए जैसे इसमें धारा का प्रवाह होगा, धारा किधर से किधर जाएगा, देखिए P से, P फिक्स है, X A B C D से होते हुए Y, और Y से होते हुए Q तक। तो जब इसमें धारा का प्रवाह होता है तो देखिए इसके इस भाग में AB वाले भुजा में धारा का प्रवाह ऊपर की ओर, और CD वाले भाग में धारा का प्रवाह नीचे की ओर है। तो जब दोनों दिशाओं में धारा का प्रवाह हो रहा है और N और S के बीच में चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके कारण इन दोनों भुजाओं में अलग अलग बल लगेगा। और बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। इस नियम के अनुसार आप अपने मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत हों। देखिए सब एक दूसरे से 90 अंश का बनाएगा। तो उसमें ये आपके धारा, विद्युत धारा की दिशा को, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता हो, तो उस पर लगने वाले बल की दिशा को कौन दिखाएगा? अंगूठा। इसको आप याद रखिए, फादर, मदर और चाइल्ड, FMC। इस आधार पे आप उसको याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस कुंडली को इस तरीके से रखते हैं, धारा का प्रवाह इधर है, और मैं बताया कि धारा का प्रवाह बताता है ये, तो धारा का प्रवाह इधर बताएगा, तो हमको इसको इसके दिशा में रखना पड़ेगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमेशा यन से यस की ओर होती है। चुंबकीय बल रेखा खींचते होंगे तो आप एरो का निशान हमेशा यन से यस की ओर बनाते होंगे। तो ये तो फिक्स है कि इसका दिशा इधर ही रहेगा, चाहे इस चित्र में हो चाहे इस चित्र में हो, दोनों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यन से यस की ओर ही होगा। तो हमारा ये उंगली जो है ये हमेशा इधर ही शो करना चाहिए। और ये देखिए धारा दिशा अभी नीचे है, तो मैं इसको ऐसे पलट दूं। अब देखिए ये हो गया, धारा बह रहा है इधर A से B, अर्थात इधर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इधर, तो बल लगेगा नीचे की ओर। मतलब ये वाला जो भुजा है AB, ये नीचे की ओर ऐसे धक्का देगा। इस दिशा में देखिए क्या होगा, यहाँ पे धारा नीचे आ रहा है, अर्थात ऐसे है ये देखिए, और चुंबकीय क्षेत्र तो इधर ही जाएगा। ये हो गया बल ऊपर की ओर, तो ये वाला भुजा ऊपर की ओर ऐसे बढ़ेगा, और ये वाला भुजा नीचे की ओर। तो इसके कारण ये कुंडली ऐसे घूम करके इस स्थिति में आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे बदला, धारा का प्रवाह का दिशा भी बदल गया। देखिए P से संपर्क हो गया Y का, जबकि पहले P से था X का। धारा का प्रवाह P से X ABCD Y की ओर जाकर के Q में जा रहा था। अब देखिए धारा का प्रवाह बदल जाएगा, P से Y, Y से D, D से C B A और Q। अब इसमें वही फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से फिर लगाएंगे। तो देखिए धारा ऊपर की ओर है तो इस नीचे की ओर धकेलेगा, और इसमें नीचे की ओर है तो ऊपर की ओर धकेलेगा, और पुनः ये घूम करके इस स्थिति में आ जाएगा। तो आधा अर्धचक्र इसमें पूरा हो गया, आधा अर्धचक्र इसमें, अर्थात ये एक राउंड ऐसे पूरा लेकर के ऐसे आ गया, और फिर वही क्रिया चालू हो जाएगा, और पुनः यही क्रिया बार बार होते रहेंगे, और ये कुंडली तेजी से घूमने लगता है। तो बस आपको इतना ही को बताना है इसके क्रियाविधि में, कुछ भी रटना नहीं है। आप इसको समझिए और बहुत आसानी से इसके क्रियाविधि को लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप विद्युत मोटर के परिभाषा से लेकर उसकी क्रियाविधि तक को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।